नमस्कार साथियों, डेली करंट अफेयर क्लास में आप सबका स्वागत है। आइए देखेंगे हम उन महत्वपूर्ण घटनाओं को जो आने वाले एग्जामों को लेकर महत्वपूर्ण साबित होगा, चाहे वो यूपीएससी हो, बीपीएससी, स्टेट पीएससी, रेलवे, बैंक, एसएससी, जो भी हो उसको लेकर काफ़ी फायदेमंद साबित होगा। चलते हम लोग क्वेश्चन पे और देखते हैं क्या महत्वपूर्ण। लेकिन उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, लाइक कर दिया कीजिए, खर्च नहीं लगता है, कर दिया ना। चलते हैं क्वेश्चन पे, लेकिन उससे पहले जोश भरी लाइनें देखते हैं क्या है। मंजिल उन्हें नहीं मिलती है जिनके ख्वाब बड़े होते हैं। क्या समझे? मंजिल उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं। लोग सोचते हैं ना कि ये ख्वाब रख ले, वो ख्वाब रख ले, हम स्पेस साइंटिस्ट बन जाए, कोई साइंटिस्ट बन जाए। भाई ख्वाब रखने से थोड़ी होता है, करना पड़ता है। देखते हैं और क्या है। बल्कि मंजिल उन्हें मिलती है जो जिद पर अड़े होते हैं। मंजिल आप कोई भी रखिए, लेकिन जिद पे अड़ जाइए, जुनून पे अड़ जाइए कि इसे करना है, तोड़ना है तो तोड़ना है, चाहे जो भी समस्या आ जाए। समस्या तो हर किसी के जीवन में आता है, लेकिन इस समस्या का समाधान करना है, चाहे उसके लिए जो मेहनत करना पड़ जाए। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पे और देखते हैं क्या रहा है महत्वपूर्ण। भारतीय संविधान के, चलिए संविधान चलते हैं। अनुच्छेद 51A। अब ध्यान दिए होंगे कि कोई भी संविधान का अनुच्छेद की बात होता है तो नॉर्मली जो है सो 1 2 3 5 6 7 8 9 10 रहता है, ऐसे रहता है। लेकिन कभी कभी सोचे होंगे ए रहता है, कभी बी रहता है, सी डी रहता है, ए के अलावा 1A रहता है, 1B रहता है, फलान ढकान रहता है। क्या ऐसा कभी सोचे हैं? इस बिल्कुल ऐसा तभी होता है जब उसमें संविधान संशोधन करके जोड़ा गया हो। अर्थात जब संविधान बना था उस समय वो नहीं था, उसको संविधान संशोधन करके बनाया गया। चलते हम लोग देखते हैं और क्या रहा। तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A के तहत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। 51A क्या है? ये मौलिक कर्तव्य है। आपको हमने जस्ट बताया कि ABCD को छोड़े, इसका मतलब वो जोड़ा गया है। तो कब जोड़ा गया है? तो ये 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। ये जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अध्यक्षता में प्रस्ताव को लाया गया था, जिसे 1976 में 1976 में शामिल किया गया था। देखते हैं क्वेश्चन में क्या रहा है। देखिए क्वेश्चन में बोला जा रहा है मौलिक कर्तव्य नहीं है। देखिए नहीं पे ध्यान दीजिएगा, नहीं बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, लोग नहीं छोड़ देते हैं हम। वैज्ञानिक सोच, मानवता और जांच की भावना विकसित करना, ईमानदारी से करों का भुगतान करना। देखिए करों का भुगतान करने की बात ये धारा में आता है, अनुच्छेद में नहीं आता है। वैसे किस धारा के तहत, अनुच्छेद के तहत हुआ था वो दूसरा चीज़ है, लेकिन ये इनकम टैक्स की वाली बात नहीं है। ये सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, सौहार्द भाईचारे की भावना बढ़ाना। इसका सेम रेजोल्यूशन भी ईमानदारी से करों का भुगतान करना नहीं पूछा था, तो ये बिल्कुल नहीं हो जाएगा। तो आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे और देखते हैं क्या हम। भारत में ट्विन बैलेंस शीट समस्या का संबंध किससे है? ट्विन बैलेंस शीट के विषय में बोला जा रहा है। तो ट्विन बैलेंस शीट समझते हैं। देखिए थोड़ा सा ट्विन बैलेंस शीट समझाते हैं। जो कंपनी और बैंकों के संबंध को ट्विन बैलेंस शीट बोला जाता है। इसमें आप देखिए होता क्या है, जब बैंक जो है सो किसी कंपनी को ऋण देती है, अर्थात तो लोन जब प्रदान करते हैं, तो वो तो कंपनी चालू करती है। और कंपनी एक्चुअली होता है क्या कि कोई कंपनी मान लीजिए घाटा में चला गया, जो कंपनी को ऋण दिया वो तो ऋण वापस बैंक को देती नहीं है। जब ऋण वापस सॉरी जब ऋण वापस बैंक को नहीं मिलता है तो बैंक का भी तो हालत ख़राब होगा, क्योंकि बैंक में जो पैसा आता है वो लोग का जमा पूंजी ही तो रहता है। तो लोग का जो इंटरेस्ट था वो बैंक कैसे देगा? इसी को ट्विन बैलेंस बोला जाता है। एक चीज़ और ध्यान देंगे, आप क्या सोचे कि जो भी बैंक सॉरी जो भी बैंक जो होता है, जो कंपनी को ऋण देती है, वो कंपनी तो डूब गया, तो फिर बैंक पैसा कैसे वसूलेगी? इसके लिए सरकार ने एक व्यवस्था लाता है बैड बैंक को। तो बैड बैंक क्या करती है, जो कंपनी डूब गई है उसका संपत्ति को बेच करके, वो संपत्ति पहले बैड बैंक अपने अंतर में ले लेती है, बैंक जो भी डॉक्यूमेंट रखा था उसके लेके, फिर वो बैड बैंक अपनी उस संपत्ति को बेच करके बैंक को पैसा देती है, चाहे वो जितना वसूला जाए। अर्थात 100% तो नहीं आ पाएगा उसकी संपत्ति को बेचने से, 50%, 30%, 40% नॉर्मली आ जाता है। और उसी पेमेंट को, यानी जो पेमेंट अटक गया उसी को NPA बोलते हैं। खैर उस पर नहीं जाएंगे, नहीं तो इकोनॉमिक्स का बहुत बड़ा चैप्टर हो जाएगा। हम लोग इस क्वेश्चन पे देखते हैं क्या रहा है। सीट समस्या, यानी ट्विन बैलेंस सीट समस्या का संबंध किससे है? तो आप लोग समझ गए होंगे कि क्या है, तो इसके आंसर तो मार चुके होंगे।
उच्च राजकोषीय घाटा और चालू खाता घाटा ऐसा नहीं है। बैंक और कॉरपोरेट कंपनियों का दबावग्रस्त बैलेंस शीट, ये बिल्कुल सही बात है। हमने आपको अभी जस्ट बताया कि बैंक और कॉरपोरेट कंपनियों की दबावग्रस्त बैलेंस शीट के लिए ही ट्विन बैलेंस शीट को लाया गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में गठित I2U2 समूह का हिस्सा नहीं है? I2U2 क्या है पता है? I2U2 इसमें कौन सा हिस्सा, पहले देख लेते हैं उसके बाद बताते हैं। भारत, देखिए I2U2 स्पेशली भारतीय के लिए बनाया गया है और ये पूछ रहा है नहीं है। इजराइल, यूक्रेन, संयुक्त अरब अमीरात, इसका सेम सर ऑप्शन सी यूक्रेन। I2U2 में यूक्रेन नहीं है। आप सोच रहे होंगे क्या ये भारत, इजराइल और संयुक्त अमेरिका शामिल है? बिल्कुल शामिल है। I2U2 में 4 देश शामिल हैं। आप सोच रहे होंगे 4 देश है तो फिर 3 ही देश यहाँ पे तो दिख रहा है, चौथा कौन है? बिल्कुल हम बताएंगे। I2U2 का मतलब ये है इंडिया और इजराइल। आई से हो गया इंडिया और इजराइल, जबकि U2 से हो गया UAE और US। UAE और US, यहाँ पे US नहीं लिखा हुआ, USA है, अमेरिका की बात कर रहे हैं उसको लेके। इसके गठन की बात किया जाती है 2021 में बनाया गया था I2U2, मतलब ज़्यादा पुराना नहीं है, 2-3 साल पहले ही बना था। और किसके समझौता के तहत बनाया था? ये अब्राहम एक लिंकन थे, उनके जो है सो हस्तक्षेप से यह बनाया गया था। I2U2 संकल्पना में आया था। इसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य है जो चारों देश है इसको लेकर व्यापार को, भागीदारी को आगे बढ़ाना। व्यापार को मतलब आगे बढ़ाना हो, चाहे समुद्री क्षेत्र को भी रक्षा करके भी एक व्यापार को आगे बढ़ाना। तो चलते हम लोग अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या हम नेक्स्ट। हाल ही में चर्चा में रहा रेड सैंडर्स वृक्ष किस श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है? रेड सैंडर्स क्या पता है? पुष्पा मूवी देखे होंगे, वही लाल चंदन, इसको हिंदी में लाल चंदन बोलते हैं। ठीक है ना, ये लाल चंदन की बात करता है। देखते हैं लाल चंदन को लेकर क्या बोला जा रहा है। किस श्रेणी में वर्गीकृत किया गया? किस श्रेणी में वर्गीकृत किया गया? अच्छा देख लेते हैं किसकी लेके आए हम। गंभीर रूप से संकटाग्रस्त, अति संवेदनशील, निकट संकटग्रस्त, ऐसा नहीं। इसका सेंस ऑप्शन भी संकटग्रस्त में रखा गया। संकटग्रस्त समझते हैं, हाँ थोड़ा बहुत कहीं छिटपुट में पाया जा रहा है, अगर उसे संरक्षित नहीं किया जाए तो वो खत्म ही हो जाएगा, अर्थात IUCN के रेड लिस्ट में भी जा सकता है। और रेड लिस्ट का मतलब समझते हैं, जो खत्म हो ही गया, अब उसके मिलने के उपाय संभव ही नहीं। हाँ धोखा धोखी कहीं अगर मिल जाए तो दूसरी बात है, लेकिन वो मिलने की संभावना नहीं, तो उसे संकटग्रस्त बोलते हैं। और संकटाग्रस्त में थोड़ा बहुत बचा हुआ, यदि संरक्षण नहीं करे तो वो भी समाप्ति हो जाएगा। इसका सेम आंसर ऑप्शन बी संकटग्रस्त। नेक्स्ट, अच्छा, क्वांटम सुप्रीमेसी का संबंध उपर्युक्त वर्णन क्या है? कुछ क्वेश्चन में एरर है क्या? अच्छा नहीं, ठीक है क्वेश्चन देखिए, क्वांटम सुप्रीमेसी का सबसे उपयुक्त वर्णन क्या है? देखते हैं क्वांटम सुप्रीमेसी को लेकर बोला जा रहा है, आखिर क्या है क्वांटम सुप्रीमेसी? समझते हैं क्वांटम सिद्धांत क्या है? एक कंप्यूटिंग को लेकर होता है। ये एक सुपर कंप्यूटर तो नहीं होता, लेकिन सुपर कंप्यूटर से नीचे होता है, लेकिन नॉर्मल कंप्यूटर से काफ़ी अधिक आगे होता है। इसमें क्वांटम कंप्यूटर होता क्या है कि ये करोड़ों छोड़िए अरबों के जो डेटा संख्या रहता है, उसमें से जो डेटा हम लोग सर्च किए उसे तीव्र गति से प्रोसेस करके जो ले आए, वही क्वांटम कंप्यूटर का काम होता है। इसलिए क्वांटम कंप्यूटर को सुपर कंप्यूटर की तरह ही दर्ज किया जाता है, लेकिन ये सुपर कंप्यूटर होता नहीं है, क्योंकि ये बहुत कम स्पेस लेता है सुपर कंप्यूटर की अपेक्षा। इसलिए क्वांटम कंप्यूटर ये बहुत ही फायदेमंद हो जाता है, सुपर कंप्यूटर की तरह ही कार्य किया जाता है। और खास बात देखिए कि ये सुपर कंप्यूटर यानी क्वांटम कंप्यूटर के लेकर 2022 या 22-23 में समथिंग जो है सो पूछा गया था UPSC के CSE पेपर में, 22-23 में शायद पूछा गया। तो देखते हैं क्या रहा है। एक क्वांटम कंप्यूटर की वह क्षमता जिससे वह किसी समस्या को हल कर सकता है जो पारंपरिक कंप्यूटर नहीं कर सकते। ये बिल्कुल सही हो जाएगा। हमने अभी आपको जस्ट बताया कि सुपर कंप्यूटर की तरह ही कार्य करता है। देखिए, एक क्वांटम कंप्यूटर वह क्षमता जिसमें किसी समस्या को हल कर सकता है जो पारंपरिक कंप्यूटर नहीं कर सकता है, अर्थात जो नॉर्मल कंप्यूटर नहीं कर सकता है वो क्वांटम कंप्यूटर कर सकता है। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से कौन गदर आंदोलन से जुड़े थे? अरे ये तो हिस्ट्री का क्वेश्चन डायरेक्ट उठा के दे दिया गया, करंट का तो दिख नहीं रहा है। आप उम्मीद करते हैं आप लोग ये क्वेश्चन का आंसर मार लिए होंगे, जो लोग हिस्ट्री अच्छे तरीके से जानते होंगे। तो देखिए, गदर आंदोलन का है चालू किया गया था। ये गदर जो है सो अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के लिए बोल सकते हैं कि अंग्रेज़ों को भगाने के लिए बनाया गया था, अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक दल बोल सकते हैं। तो देखते हैं क्या रहा। अच्छा, पूछा है आंदोलन से जुड़े थे, कौन जुड़े थे तो देख लेते हैं। भगत सिंह, लाला लाजपत राय, लाला हरदयाल, सुभाष चंद्र बोस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाला हरदयाल। लाला हरदयाल जो है सो गदर आंदोलन से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती? देखिए, नहीं गिरती की बात बोल रहा है, तो नहीं पे ध्यान हमेशा रखिएगा कि यूपीएससी बीपीएससी चाहे स्टेट पीएस जो भी हो ना, उसमें नहीं दे के फंसा दिया जाता है और अधिकतर लड़का लोग फंस जाते हैं नहीं पे ध्यान नहीं दे के। तो नहीं पे हमेशा ध्यान देना हम लोग को। महानदी, गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा। देखिए पूछ क्या रहा है सॉरी, बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। बंगाल की खाड़ी जानते हैं ना, वही बंगाल की खाड़ी की बात करता है। तो देखते हैं कौन सी नदी नहीं गिरती है। महानदी की बात की जाए तो महानदी छत्तीसगढ़ से निकलती है और ये बंगाल की खाड़ी में ही जाती है, तो ये बिल्कुल नहीं हो जाएगा कि ये बंगाल की खाड़ी में ही जाती है। वही गोदावरी की बात किया जाए तो गोदावरी के विषय में तो जानते ही होंगे कि महाराष्ट्र के से निकलती है और ये भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसे दक्षिण का गंगा भी बोला जाता है। गोदावरी को दक्षिणी गंगा या दक्षिण गंगा जो भी बोलिए, दक्षिण का गंगा बोला जाता है। हम नर्मदा की बात किया जाए तो नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? यह एमपी अर्थात मध्य प्रदेश से निकलती है। मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से निकलते हुए यह गुजरात के कच्छ जिला से होते हुए अरब सागर में जा मिलती है। तो ये आंसर बिल्कुल सही जगह, यही जो है सो अरब सागर में जाके मिलते हैं। बाकी कृष्णा नदी भी हिंद महासागर में जाती है, जो कृष्णा नदी के महाराष्ट्र से निकल के बंगाल की खाड़ी अर्थात हिंद महासागर में विलुप्त हो जाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नर्मदा। नेक्स्ट, भारत द्वारा शुरू की गई वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड पहल का उद्देश्य क्या है? देखते हैं क्या रहा है। मोदी जी का ये बहुत फेमस डायलॉग है क्या, कौन सा डायलॉग? कि वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। जब भी कोई इंटरनेशनल मुद्दा पे मोदी जी जाते हैं ना, इंटरनेशनल कहीं भी, नॉर्मली पहले देखे होंगे कि वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड को लेके चिल्लाते रहते थे, वही है। तो देखते हैं क्या रहा है, उद्देश्य क्या पूछा है, तो देखते हैं उद्देश्य क्या रहा है। देखिए, एकल अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा बाजार बनाना, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा थोड़ी है कि एकल अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा बाजार कोई बना सकता है, संभव नहीं। कि ऊर्जा का डिमांड इतना ज़्यादा है कि यहाँ तो भारत का खुद भी नहीं पूरा रहा, तो फिर एकल कैसे हो जाएगा, ये असंभव है। वैश्विक सौर ऊर्जा कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना, बिल्कुल सही बात। इसका लक्ष्य है कि वैश्विक सौर ऊर्जा कनेक्टिविटी को बढ़ाना। आप सोच रहे हैं कि वैश्विक सौर ऊर्जा को बढ़ाना, जी बिल्कुल। भारत सरकार का ये लक्ष्य है कि देखिए वन सन वर्ल्ड वन ग्रिड की बात करें, अर्थात एक सूर्य है तो एक पृथ्वी है, आराम से जो सूर्य का ऊर्जा का उपभोग करे। और जैसे इसका लक्ष्य है क्या, मान लीजिए अभी इंडिया में भारत में दिन है तो धूप है, वहीं जो है सो अमेरिका साउथ अमेरिका में चले जाइए तो वहाँ पे अभी रात्रि होगा, तो वहाँ पे तो ऊर्जा सूर्य है नहीं, तो ऊर्जा कैसे होगा? तो इसके लिए बोला जा रहा है कि केबल बिछा दिया जाए, अर्थात वायर लगा दिया, जैसे कि जहाँ धूप है वहाँ, जहाँ धूप नहीं है वहाँ पे जो है सो ऊर्जा को ट्रांसफ़र किया जाए। इसका मतलब ये है। और जहाँ मान लीजिए अमेरिका में जिस समय धूप है, भारत में धूप नहीं है, तो उस वहाँ की ऊर्जा को भारत में ट्रांसफ़र किया जाए। इसको लेके यही बोला गया था। तो देखते हैं इसको लेके क्या बोला गया, तो पहल का उद्देश्य क्या, तो देखते हैं किस पहल को लेकर बोला गया हम। इसका सही आंसर ऑप्शन वैश्विक सूर्य ऊर्जा कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन का हिस्सा नहीं है? देखिए, नहीं की बात कर रहा है, नहीं पे ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रीय मुद्रीकरण की बात कर रहा है पाइपलाइन। राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन को लेके क्या, देखिए राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन के लिए बोला जाता है
कि व्यापार को बढ़ाया जाए और सरकार का जो भी सरकार का लक्ष्य, सरकार का जो भी संसाधन है उसका उपयोग करते हुए, लेकिन सरकार चाहती है कि अपना आ, अपने जो सामान है उसको थोड़ा सा कम करे। अर्थात सरकारी अफसर तो जानते हैं, जो सरकारी जॉब वाले रहते हैं वो काम करना जल्दी पसंद नहीं करते, तो सोचते हैं सरकार में आ गए अब क्या काम करें, हम तो सरकारी जॉब वाले हैं। लेकिन ऐसा नहीं, उसे काम करना चाहिए। खैर वो लोग काम करते नहीं, इसके लिए सरकार चाहती है कि थोड़ा सा उसको बेच दिया जाए। उसी को लेकर चर्चा में तो देखते हैं क्या रहा है। रेलवे, राजमार्ग, रक्षा भूमि, विद्युत पारेषण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रक्षा भूमि। रक्षा भूमि सरकार अभी तक रक्षा को लेकर अभी तक ऐसा कोई चर्चा नहीं बोला गया। बाकी रेलवे सुने होंगे कि तेजस एक्सप्रेस याद है ना, प्राइवेटाइजेशन, राजमार्ग, टोल टैक्स अलग से, विद्युत पारेषण ये भी तो अडानी कब्जा में ये है। तो ये सब कुछ जो है सो प्राइवेट और गवर्नमेंट की बात कर रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रक्षा भूमि। नेक्स्ट, भारत में प्रोजेक्ट 75 किससे संबंधित है? देखिए प्रोजेक्ट 75 की बात कर रहा है, किससे संबंधित है? तो प्रोजेक्ट 75 को लेके बोला गया था भारतीय नौसेना को 6 पनडुब्बी दिया जाए, डीजल इलेक्ट्रिक वाली पनडुब्बी 2030 तक देने की बात कही है। 2030 तक 6 डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी देने को लेके बोला गया था। तो देखते हैं क्या रहा है। स्वदेशी लड़ाकू विमान, ऐसा नहीं है। उन्नत परमाणु रिएक्टर, एकदम नहीं। पनडुब्बियों का निर्माण, बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन सी, पनडुब्बियों का निर्माण को लेके प्रोजेक्ट 75 संबंधित है। नेक्स्ट, लैग्रेंज पॉइंट्स किससे संबंधित है? लैग्रेंज पॉइंट समझते हैं ना क्या है? नहीं समझते हैं? कोई नहीं, जो लोग पर समझते हैं तो अच्छी है, जो नहीं समझते हम है ना। देखिए लैग्रेंज पॉइंट्स वहाँ होता है दो क्या बोले, दो कोई भी पिंड हो, सूर्य हो चाहे पृथ्वी हो। मान लीजिए सूर्य ही हम लोग लेके चलते हैं, क्योंकि सूर्य को लेके ही क्वेश्चन। तो मान लीजिए एक सूर्य है और दूसरा पृथ्वी है, दोनों का गुरुत्वाकर्षण कहीं ना कहीं जाके खत्म होता होगा। मान लीजिए यहाँ पे खत्म होता है और दोनों का मिडिल पॉइंट बनता है यहाँ पे, जहाँ से कि कोई भी चीज़ स्टेबल रहे, अर्थात ना इधर की ओर मूव करे ना इधर की ओर मूव करे। इसी को बोला जाता है लैग्रेंज पॉइंट्स। तो इसको L1 बोल सकते हैं हम लोग, L1 लैग्रेंज पॉइंट को बोला जाता है। ये सूर्य के लिए बोला जाता है, जबकि सूर्य के लिए हम लोग का एक मिशन चला था आदित्य L1, आप लोग को याद होगा। वो सूर्य को लेके ही बोला गया था, सूर्य की परिक्रमा करने गया था, सूर्य को रिसर्च करने गया था। L1 जो है सो आदित्य L1 की बात किया जाए तो, और L1 चला गया था 2023 में, छोड़ा गया था, इसरो के द्वारा छोड़ा गया था 2023 में। क्या और बात किया जाए किससे छोड़ा गया था, तो PSLV 57 से छोड़ा गया था। समझ गए होंगे L1 क्या है। तो इसका सही आंसर देखते हैं क्या, तो लैग्रेंज पॉइंट्स की बात किया जाए तो किससे संबंधित है, देखते हैं किससे संबंधित है। अंतरिक्ष में वे स्थान जहां दो बड़े पिंडों के गुरुत्वाकर्षण बल एक दूसरे को संतुलित कर देते हैं। ये बिल्कुल सही बात है, हमने आपको जस्ट पिक्चर से समझाया है कि कैसे होता है। अंतरिक्ष में वे स्थान जहां दो बड़े पिंड, कोई भी दो बड़ा पिंड हो, चाहे हम तो अभी सूर्य और पृथ्वी को उदाहरण लिए, आप कोई भी दो पिंड ले सकते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल एक दूसरे को संतुलित कर देते हैं हम, बिल्कुल सही बात है। इसी को लैग्रेंज पॉइंट्स बोलते हैं। नेक्स्ट, बन्नी घास भूमि भारत के किस राज्य में स्थित है? देखते हैं किस राज्य में। बन्नी घास क्या पता है? वही बन्नी घास है जो खारे पानी में उगता है, दलदली स्थान हो और खारे पानी के क्षेत्रों में ये पाया जाता है। तो देखते हैं किस राज्य में। तो ये नॉर्मली अधिकतर देखिएगा भारत में गुजरात में ही पाया जाता है। गुजरात ये बन्नी घास के लिए फेमस है। तो इसका सही ऑप्शन भी गुजरात जो है बन्नी घास के लिए जाना जाता है। और ये कच्छ के रण के लिए, कच्छ का रण जो है सो दलदली स्थान पे ये स्पेशली पाया जाता है। कच्छ का रण कहाँ पे पता है ना, गुजरात बताया जाए तो कच्छ का रण यही है। कच्छ जो है गुजरात का सबसे बड़ा जिला है। नेक्स्ट, किस संविधान संशोधन अधिनियम ने शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया? देखिए शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाने की बात कर रहे हैं, किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है। तो देखते हैं क्या रहा है। 73वां संविधान संशोधन, 86, 91, 101। तो इसका सही आंसर हो जाएगा
86वां संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया था। वही मौलिक अधिकार की बात किया जाए तो ये 2002 में लागू किया गया था और ये 6 से 14 आयु के वर्ष के बच्चे को अनिवार्य शिक्षा प्रदान करती है। 6 से 14 यानी 6 to 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा प्रदान करती है। अगर अनुच्छेद की बात किया जाए अर्थात आर्टिकल की, तो 21A में जोड़ा गया है। नेक्स्ट, जीन ड्राइव। अच्छा, तकनीकी का सबसे उपयुक्त वर्णन क्या है? जीन ड्राइव को लेकर बोला जा रहा है। जीन ड्राइव समझते हैं ना? नहीं समझते हैं? कोई नहीं, हम है ना। देखिए, जीन ड्राइव होता है क्या है, कोई भी जीव हो उसमें छेड़छाड़ करना होता है, अर्थात उसके जीन को लेके 2-3 जैसे चीन में सोचते होंगे नहीं कोविड कैसे उत्पन्न हुआ था, कि वो क्या करता है, रिसर्च करते रहता है, कुछ जीव को इससे कुछ जीव को इस जीव से मिलाते रहता है, अर्थात जीन को ट्रांसफर करके कुछ नया प्रोडक्ट बनाते रहता है, उसी को जीन ड्राइव बोलते हैं। कोई भी नया प्रोडक्ट बना लिया उसको जीन ड्राइव में बोला जाता है। ये एक्चुअली लाया जाता है स्पेशली किसी चीज़ को कम करने के लिए लाया जाता है। कम करने का मतलब है कोई नया चीज़ उत्पन्न करना हो, या कोई नया कुछ विशेष प्रकार का चीज़ बनाना हो, या फिर किसी विशेष चीज़ को कम करना हो जो पर्यावरण के लिए हानिकारक हो या फिर पर्यावरण के लिए सुरक्षित नहीं है। हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या रहा है। तो जीन ड्राइव सबसे उपयुक्त वर्णन क्या है, तो देखते हैं क्या रहा है। मानव डीएनए को तेजी से अनुक्रमित करने की एक विधि है। ऐसा नहीं है कि मानव डीएनए को ही अनुक्रमित कर दें। जीवों की आबादी को बदलने के लिए उपयोग की जाने वाली एक आनुवांशिक इंजीनियरिंग तकनीक, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही। देखिए, जीवों की आबादी को बदलने के लिए उपयोग की जाने वाली एक आनुवांशिक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी की बात किया जा रहा है जीन ड्राइव को लेकर। नेक्स्ट, चिप फॉर अलायंस का उद्देश्य क्या है? देखिए, चिप फॉर अलायंस के उद्देश्य की बात कर रहा है। चिप समझते हैं ना? अरे वही सेमीकंडक्टर को लेकर बोला जाता है, जो अर्धचालक जिसको आप बोल सकते हैं, उसको चिप फॉर अलायंस को लेकर क्या रहा है पहले देख लेते हैं हम लोग। अर्धचालक अर्थात सेमीकंडक्टर, आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करना, जीवाश्म ईंधन एकदम नहीं, चिप से कोई मतलब नहीं। वैश्विक डिजिटल शासन को बढ़ावा देना, ऐसा नहीं है कि बढ़ावा देना। चीन से उत्पन्न साइबर खतरे को मुकाबला करना, ऐसा भी कोई मतलब नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन है अर्धचालक आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करना। नेक्स्ट, तो आज का क्वेश्चन इतना ही तक था। आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ गया हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।